नमस्कार बच्चों, फ्री ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10वीं का चैप्टर 6 जो कि है जैव प्रक्रम, और ये है जैव प्रक्रम का सेकेंड पार्ट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। तो आइए आज हम पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट और देखेंगे इस सेकेंड पार्ट में हमें क्या पढ़ने को मिलता है। तो सबसे पहले सेकेंड पार्ट में एक क्वेश्चन आता है कि पोषण क्या है। पोषण क्या है? पोषण क्या होते हैं? तो इसका आंसर मैं पढ़ देता हूँ। विभिन्न स्रोतों से भोजन को शरीर के अंतर्गत लेने की क्रिया को पोषण कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, विभिन्न स्रोतों से भोजन को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं। सिंपल सी बात है, हम जो खाते हैं पीते हैं वो हमारे शरीर में पोषण के रूप में जमा होता है, और वो होता है जैसे भी जो भी हम भोजन खाते हैं वो हमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, मिनरल्स के रूप में मिलते हैं, और वही कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स वो जा कर के हमें पोषण प्रदान करते हैं। तो आशा करते हैं ये आपको कुछ समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है पोषण कितने प्रकार के होते हैं। पोषण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहला होता है स्वपोषी, और दूसरा होता है विषमपोषी। तो सबसे पहले हम स्वपोषी के बारे में जानेंगे, उसके बाद विषमपोषी के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम स्वपोषी के बारे में जानते हैं, या आखिर स्वपोषी किसे कहते हैं। उसके बाद हम जानेंगे विषमपोषी के बारे में कि विषमपोषी किसे कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे है मेरा स्वपोषी, जिन्हें हम लोग ऑटोट्रॉफिक भी कहते हैं। स्वपोषी जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ पर्यावरण से प्राप्त करते हैं। मैं आपको एक और भाषा में समझाता हूँ कि स्वपोषी किसे कहते हैं। स्वपोषी जीव हम पेड़ पौधों को बोलते हैं। जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं के अंदर बनाते हैं, स्वयं के अंतर्गत बना लेते हैं, उसे हम लोग स्वपोषी कहते हैं। उसे हम लोग स्वपोषी कहते हैं। करते हैं जैसे हरे पेड़ पौधे एवं कुछ जीवाणु इसके अंतर्गत आते हैं। मैंने अभी जैसे पहले कहा कि स्वपोषी हरे पेड़ पौधों को कहा जाता है। सिंपल सी बात आप याद रखिए, और अगर इसका आंसर लिखना हो तो मैंने आपको करवा दिया है, आप वहाँ से लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम विषमपोषी किसे कहते हैं, विषमपोषी के अंतर्गत कौन आते हैं, उसको हम देखते हैं पूरा विस्तार से। तो देखिए, विषमपोषी या फिर हम इसे हेट्रोट्रॉफिक भी बोल सकते हैं। तो विषमपोषी किसे कहते हैं। विषमपोषी जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते या अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, जैसे मनुष्य, जानवर, परजीवी, मृतजीवी इत्यादि। कहने का तात्पर्य यह है कि विषमपोषी जीव हम लोगों को कहा जाता है, मनुष्य को कहा जाता है, जानवर को कहा जाता है। जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते उन्हें हम लोग विषमपोषी जीव कहते हैं, है ना। जैसे हम लोग क्या है, विषमपोषी हैं, और पेड़ पौधे क्या है, स्वपोषी हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं कैसे बनाते हैं
वो हम आगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आपको विस्तार से समझाएंगे। तो फिलहाल के लिए हम चलते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या आता है। तो जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे है आगे विषमपोषी के 3 प्रकार हैं। अच्छा, हाँ, विषमपोषी के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। कौन कौन है वो देखते हैं। विषमपोषी पोषण के 3 प्रकार हैं। ओहो, कहने का तात्पर्य ये है कि पोषण को 2 भागों में बांटा गया है, स्वपोषी और विषमपोषी। और फिर से यहाँ हमको देखने को मिल रहा है कि विषमपोषी पोषण के 3 प्रकार हैं। हाँ, कौन कौन देख लेते हैं। मृतजीवी पोषण, जिसे हम लोग सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। दूसरा है परजीवी पोषण, जिसे हम लोग परपोषी पोषण कहते हैं, और इसको हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। तीसरा जो है मेरा प्राणी संपोषण है, प्राणी पोषण या प्राणी संपोषण बोल सकते हैं। इसे हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो आशा करते हैं आप याद रखेंगे। याद कैसे रखेंगे? तो सबसे पहले है मृतजीवी, फिर दूसरा है परजीवी, और फिर तीसरा है प्राणी पोषण, है ना। तो आप इसे याद रखेंगे, आशा करते हैं आप इसे याद रखेंगे। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे है स्वपोषी अपना जीव, स्वपोषी अपना भोजन कैसे बनाते हैं। स्वपोषी अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है स्वपोषी अपना भोजन कैसे बनाते हैं, या फिर पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले जाना है कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं या फिर स्वपोषी अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो हम लोग अभी जान चुके हैं स्वपोषी किसे कहते हैं। तो स्वपोषी कहते हैं पेड़ पौधों को। तो हम आइए देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। स्वपोषी सजीवों को खाद्य श्रृंखला में उत्पादक कहा जाता है। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि खाद्य श्रृंखला आपने 9th कक्षा में पढ़ी होंगी कि खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं। नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे पहले 1 नंबर में आते हैं पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे आएंगे। और फिर दूसरे चरण में आएंगे हिरन वगैरह आएंगे, हिरन बकरी वगैरह आएंगे। फिर तीसरे चरण में आएंगे शेर वगैरह आएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि पहले पेड़ पौधे आते हैं, पेड़ों को हिरन खाता है, पौधों को हिरन खाता है, और हिरन को फिर शेर खा जाता है। तो ये होती है खाद्य श्रृंखला, जिसे हम लोग इंग्लिश में फूड चेन कहते हैं, है ना, जिसे हम लोग इंग्लिश में फूड चेन कहते हैं। तो आगे चलते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अच्छा, हाँ, प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ओहो, कहने का तात्पर्य ये है जब प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और वहाँ भोजन का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम एक प्रैक्टिकल के माध्यम से जानेंगे, जो कि आपको आगे मिलेगा। तो चलिए देखते हैं उस प्रैक्टिकल को हम, कि उस प्रैक्टिकल में हमें क्या देखने को मिलता है और आखिर ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती कैसे है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन है क्या। मिलता जुलता प्रश्न है, तो आइए देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है? क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्या है, या फिर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसे कहते हैं। तो आइए हम सबसे पहले इसका आंसर समझ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे इसके प्रैक्टिकल को। जिस प्रक्रिया में स्वपोषी अपना भोजन प्राप्त करता है उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अच्छा, एक बार और देखते हैं। जिस प्रक्रिया में स्वपोषी जीव अपना भोजन प्राप्त करता है उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उदाहरण भी दिया हुआ है, तो उदाहरण को हम बाद में समझेंगे, पहले डेफिनेशन समझ लीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि पेड़ पौधे जिस प्रक्रिया में या फिर जिस स्थिति में अपना भोजन बनाते हैं उस स्थिति या प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखिए, यहाँ स्वपोषियों का अपना भोजन क्या हो सकता है? खनिज लवण, ऊर्जा,
ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और जल हो सकता है ना। तो यहाँ पे भी आया है प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो आप ये लिख सकते हैं। बाकी समझने के लिए आइए हम एक लेक्चर या फिर अब यूँ कहें कि प्रैक्टिकल के माध्यम से हम देख सकते हैं। एक यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का। आइए थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। तो आप यहाँ जैसा देख पा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के आपको 12 अणु देखने को मिलेंगे और यहाँ पे 12 जल के अणु देखने को मिलेंगे और साथ में सूर्य का प्रकाश रहेगा और साथ में क्लोरोफिल भी उपस्थित रहेगी, तभी यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होगी। एक बात नोट कीजिए, बिना क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती है। क्लोरोफिल के दो और अन्य नाम हैं। सबसे पहला तो क्लोरोफिल, दूसरा हरित लवक और तीसरा क्लोरोप्लास्ट हम कह सकते हैं। अब चलते हैं हम आगे, एक प्रैक्टिकल के माध्यम से हम समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है। तो आइए देखते हैं हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को। क्या आप जानते हैं कि हम जो भोजन खाते हैं वो कहाँ से आते हैं? तो आप में से कोई बोलेंगे हाँ बिल्कुल, हम जो भोजन खाते हैं वो रसोई घर से आते हैं, है ना। रसोई में पहले हम लोग खाना बनाते हैं, या फिर मम्मी बनाती है या फिर हमारी दीदी बनाती है, और फिर हम लोग उसे पहले खाना को बनाते हैं, उसके बाद हम लोग उसे भोजन के रूप में खाते हैं और फिर हमें ऊर्जा मिलती है, पोषण मिलती है और बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन मिलते हैं और फिर हम चल पाते हैं, सांस ले पाते हैं और इस पर्यावरण में, इस संसार में जीवित प्राणी के जैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? क्या हम लोगों की तरह या आप लोगों की तरह क्या पेड़ पौधे भी अपनी मम्मी या पापा या फिर रसोई घर में जाके खाना बनाते हैं? सोचो सोचो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो रसोई घर में भोजन नहीं बना पाएंगे और ना ही चल फिर के यहाँ वहाँ जाएंगे। तो क्या वो भूखे रहते हैं या फिर वो भोजन ग्रहण नहीं करते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए इस प्रोसेस को हम सबसे पहले समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पेड़ और पौधों को भोजन प्राप्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या क्या आवश्यक है मैं आपको दिखा देता हूँ, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान सबसे पहले उसको प्रकाश चाहिए, जो कि देखिए यहाँ आप चित्र में देख पा रहे हैं, एक पौधा है और उसको प्रकाश मिल रही है। दूसरे चरण में सबसे पहले इसको चाहिए वाटर। दूसरे चरण में इसको वाटर चाहिए। तो वाटर कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो हो जाता है जड़ से प्राप्त। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि जड़ों के द्वारा ये जल को अवशोषित करके सभी अंगों से, सभी तनों के द्वारा हर पौधों के हर भाग में पहुंचा रहा है। और तीसरा जो सबसे मेन चीज़ होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे आप देख रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधूरी है। और एक और तत्व है जो कि है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी मेन रोल निभाता है, जिसे हम लोग O2 से डिनोटेड करते हैं। अगर ऑक्सीजन ना हो तो हमारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधूरी रह जाती है। अभी हम एक लेक्चर के माध्यम से पूरा प्रोसेस को हम समझेंगे। क्या आपने कभी पत्तियों को देखा है? किसी भी पौधे के पत्तियों को देखा है? आप जब देखेंगे तो आपको पतले और मोटे तौर पर कुछ सिराएं दिखेंगी, जिनमें से मोटे सिराओं को हम लोग मेन वेन बोलते हैं और मोटे सिराओं को हम लोग मेन वेन बोलते हैं और पतले सिराओं को हम सब वेन बोलते हैं। असल में ये मेन वेन और सब वेन ये दो ट्यूब्स हैं, जो एक पतले होते हैं एक मोटे होते हैं, जिनके द्वारा
पत्तियों के हर भाग में जल का पहुंचना संभव हो पाता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि पौधों के पत्तियों का जो रंग होता है वो हरा क्यों होता है? तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एक गाढ़े रंग का गाढ़े जैसा पदार्थ होता है जो कि ग्रीन होता है, जिसे हम लोग क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, या फिर हरित लवक के नाम से जानते हैं, या फिर क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। अगर ये क्लोरोफिल इनमें उपस्थित ना हो तो ये हरा नहीं दिखेगी। क्या आप कभी महसूस किए हैं कि पत्तियों का रंग गुलाबी, सफ़ेद, ब्लू क्यों नहीं होता है? तो ये इसमें उपस्थित क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल क्या होता है, आप जब एक पत्ते को तोड़िएगा तो देखिएगा उसमें हल्के गाढ़े रंग का, हल्के गाढ़े और हरे रंग का एक पदार्थ दिखेगा जिसे हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। इन्हीं की वजह से सभी पत्तियां या पेड़ पौधे हमें हरा दिखाई देते हैं। हमने अभी तक समझ लिया है कि पौधे जड़ों से जल ग्रहण करते हैं और पत्तियों के द्वारा धूप के रूप में ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। लेकिन पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्राप्त कैसे करते हैं? तो यहाँ पे आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि जब आप कोई पत्ती को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो आपको उनमें छोटे छोटे छिद्र दिखेंगे, जिन्हें हम लोग रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। इन्हीं रंध्रों के द्वारा वे ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का बहिर्गमन करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ऑक्सीजन प्राप्त करना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना इन्हीं रंध्रों के द्वारा संभव हो पाता है। तो आइए अब हम पूरा प्रोसेस जो अभी हमने समझा है उसको एक लेक्चर के माध्यम से देखते हैं और समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण आखिर में होता क्या है। अभी तक जो आपने सुना है और देखा है उससे आपका 50% क्लियर हुआ होगा, लेकिन आगे का लेक्चर देखने के बाद 100% आपका क्लियर होने वाला है। तो देखिए आगे का लेक्चर। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो जड़ों के द्वारा वाटर और मिनरल्स खींच लिए जाते हैं, जो कि तनों के द्वारा पत्तियों तक पहुंचा दिया जाता है। पत्तियों में ये संग्रह हो करके यहाँ पे जमा हो जाते हैं और फिर हरित लवक सूरज की गर्माहट को रोक के रखता है। फिर पत्तियों के छिद्रों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड इनमें प्रवेश हो जाता है और यहाँ पे भोजन बनना शुरू हो जाता है। फिर उन्हीं छिद्रों के द्वारा ऑक्सीजन का बहिर्गमन हो जाता है, यानी बाहर हो जाता है, जो हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होता है। फिर मिनरल्स के रूप में जो भोजन बचा रहता है वो पौधों के तनों के द्वारा पौधों के सभी भागों में पहुंच जाता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है प्रकाश संश्लेषण। आशा करते हैं आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप नहीं समझे हैं तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड कीजिए और फिर से देखिए, आपको समझ में ज़रूर आएगा। तो एक यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी क्रियाएं होती है, या फिर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान वास्तव में निम्नलिखित घटनाएं होती है। अभी हमको वही देखने को मिलेगा जो हमने पिछले लेक्चर में समझा है। तो देखिए, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहला है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। जैसा कि भी हमने लेक्चर में कहा है कि क्लोरोफिल के द्वारा, हरित लवक के द्वारा प्रकाश की गर्माहट को रोक लेता है या फिर रोक देता है। वही यहाँ पे बोल रहा है क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। आगे है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। कहने का तात्पर्य ये है
कि वहाँ पे जो भोजन का निर्माण हो रहा है वो प्रकाश ऊर्जा से बदल करके रासायनिक ऊर्जा में बदल जा रहा है। भोजन के निर्माण होने की प्रक्रिया ही यहाँ पे बोला है। और तीसरा जो है CO2 का कार्बोहाइड्रेट में बदलना। कहने का मतलब ये है, आप वीडियो में देखे थे कि पत्तियों के छिद्रों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड भीतर चला जाता है और बदले में हमें ऑक्सीजन देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का हुआ क्या, तो वो कार्बोहाइड्रेट में बदल गया, जो कि भोजन के रूप में कार्य करता है पौधों के अंतर्गत। तो ये 3 घटनाएं होती हैं जिन्हें हमने लेक्चर में अच्छे से समझा है और हमें यहाँ देखने को भी मिल गया। तो नोट कर लीजिए आप अच्छे से। आगे का क्वेश्चन जो है मेरा वो है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किन सामग्रियों का होना आवश्यक है। तो इसका भी डिस्कस हम लेक्चर में कर चुके हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किन सामग्रियों का होना आवश्यक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला हमें सूर्य का प्रकाश चाहिए, फिर दूसरा जल चाहिए, फिर तीसरा हरित लवक चाहिए और चौथा में हमें चाहिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। एक चीज़ हम यहाँ नोट करना भूल गए हैं और वो है O2 यानी कि ऑक्सीजन, है ना। तो आप इनको भी याद रखेंगे, ठीक है। एक बात यहाँ नोट कीजिए, अगर हरित लवक ना हो तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया असंभव है। असंभव यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी ही नहीं। तो आप इस बात को नोट कीजिएगा। अब आगे चलते हैं और अब हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल आते हैं जिसे हम देखते हैं। पहला जो न्यूमेरिकल है वो है, प्रकाश संश्लेषण का अंग किसे कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है। कहने का तात्पर्य है, 2 क्वेश्चन इसी तरह टाइप के बन सकते हैं आपके। सबसे पहला, प्रकाश संश्लेषण का अंग किसे कहा जाता है, या फिर प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है। तो वो है क्लोरोफिल या हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। अभी मैंने कहा था कि तीनों एक ही नाम है और थोड़ा देर पहले मैंने कहा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर ये नहीं होते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, और अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, और पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे तो वो मृत हो जाएंगे, और वो अगर मृत हो गए तो हम लोग का बचना असंभव है। इसीलिए पौधे को लगाना अति आवश्यक है और वे हमारे जीवन के लिए अति इम्पोर्टेंट भी हैं। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, पौधों में खाद्य पदार्थों का वहन किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, खाद्य पदार्थों का वहन वो होता है फ्लोएम के द्वारा। मैं यहाँ आपको एक समझा देता हूँ कि यहाँ पे फ्लोएम किसका बात कर रहा है। मान लीजिए ये पौधा है ना, और ये है इसका तना। तो इसके बीच में आप देखिएगा, जब उसको तोड़िएगा तो एक पाइप के जैसा रहेगा। तो इसी को हम एक तरह से फ्लोएम बोल सकते हैं। इसके द्वारा खाद्य पदार्थों का वहन होता है। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछे कि पौधों में खाद्य पदार्थों का वहन मतलब आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो वो होता है फ्लोएम के द्वारा। और अगर दूसरा क्वेश्चन, पौधों में जल खनिजों का वहन किसके द्वारा होता है, तो वो होता है जाइलम के द्वारा, है ना। तो आप इसको याद रखेंगे, जल का आदान प्रदान किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। याद कैसे रखेंगे मैं भी आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर बोला है जल, है ना, जल खनिजों का या फिर जल खनिज का वहन किसके द्वारा होता है, तो वो जाइलम के द्वारा। तो याद कैसे रखेंगे, जा से जल, जा से जाइलम। जो बच गया खाद्य पदार्थों का, वो फ्लोएम के द्वारा होता है। तो आप याद रखेंगे, खाद्य पदार्थों का वहन फ्लोएम के द्वारा और जल खनिजों का वहन जाइलम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन चौथा है, प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे अधिक
आवश्यक सामग्री क्या है? अभी मैंने बोला था ना, वही है क्लोरोफिल। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से भी, तो आप इसको नोट करें और याद रखें। अब यहाँ एक नोट आता है, बिना क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं है। जो मैंने पहले कहा वही तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। आगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो वह है 0.03%। ध्यान में रखेंगे। वैसे तो ये हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन आप जहाँ भी देखें वहाँ पे कार्बन की मात्रा आपको मिलेगी, चाहे वो खाने वाले पदार्थ हो या फिर पहनने वाले। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? वो है 0.03%। आगे है क्वेश्चन नंबर लास्ट, जो पौधे O2 वायुमंडल में मुक्त करते हैं वह कहाँ से आती हैं? तो वो आती हैं जल से। कहने का मतलब ये है कि जो भी पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करती है वो कहाँ से आती है? तो वो जल से आती है। जल में जो ऑक्सीजन घुली रहती है वही तो पत्ती के द्वारा बाहर आती है और वही हमें प्रदान होता है और वही हम अपने श्वास में लेते हैं। तो आइए चलते हैं, इसी के साथ होता है वीडियो ख़त्म और सेकंड पार्ट यहाँ होता है आपका ख़त्म। अब हम आएंगे अगले लेक्चर में लेकर के थर्ड पार्ट, जिसमें से और अच्छे से हम क्वेश्चन आंसर को करवाएंगे और जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उसको भी हम देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।